अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। अच्छा, इसमें जो चीज़ें मैंने लिखी हुई है वो ऑलरेडी मैं पीछे आप लोगों को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस, वो बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ चुके हैं। सही, जो न्यू चीज़ इसमें थोड़ी सी है वो ये है कि हाउ वी कैन राइट डाउन अ स्पेसिफिक रेट लॉ फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन. For example, if we have a reaction in which A reactant is going to react with B with moles M and N, then how we can write a rate law for this. रेट लॉ में बेसिकली जो रेट होता है उसको आप R से भी शो कर सकते हो. मैंने यहाँ पर V से शो किया हुआ है बेसिकली, क्योंकि आप रेट को वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं. ये मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर V से शो कर दिया. आप चाहो तो R से शो कर दो. So it will be directly proportional to the concentration of the reacting species. If you will omit the sign of directly proportional, then you have to put a constant here, and here we have K as a constant. Here we have two reacting species, that is A and B, and here we have M moles of A and N moles of B. So the moles will be raised to the power of the concentrations. So that was all about the rate law. और यहाँ पे एक और चीज़ होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम का क्या मकसद होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है. इफ़ यू विल सम अप द नंबर ऑफ मोल्स और यू कैन सी द पावर ऑफ दैट स्पेसिफिक रिएक्टेंस एंड इट विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा हम फाइंड आउट करते हैं विद हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रेट लॉ. ठीक, आप किसी भी इक्वेशन को देखकर सिंपल रेट लॉ नहीं लिख सकते. आई मीन टू से कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें 4 मोल्स ऑफ ए कंबाइन हो रहे हैं 2 मोल्स ऑफ बी के साथ, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो. आप ऐसा नहीं करोगे. ठीक है, आप क्या करोगे, उस रिएक्शन को परफॉर्म करोगे. एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन डेटा जो होगा उससे आप जज करोगे, गैस करोगे कि कितने टाइम्स ए रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. उसी हिसाब से आप यहाँ पर उसकी पावर लगाओगे. ठीक है, तो सिर्फ मोल्स को देखकर आप यहाँ पर पावर नहीं लगाते. मोल्स को देखकर मैं इसलिए कह रही थी कि जो इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो उस इक्वेशन के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो. उस इक्वेशन के थ्रू आप रेट लॉ डायरेक्टली बना सकते हैं. अदरवाइज आपके पास अगर सिंपल इक्वेशन से है तो फर्स्ट यू हैव टू फॉलो द होल रिएक्शन. यू विल determine the experimentally data and then you will produce a rate law, and in the last you will add up powers of that specific concentration and you will get order of the reaction. ठीक है, जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन डेटा के थ्रू आपको बताते हैं, और सिर्फ इक्वेशन को देखकर, सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर आप जो पावर नहीं लगा सकते. तो इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दी है. एक इक्वेशन लिखी हुई है. इस इक्वेशन में 1 मोल ऑफ आयरन इज़ गोइंग टू बी कंबाइंड विद 2 मोल्स ऑफ ClO2. तो अगर आप इस इक्वेशन को देखकर रेट लॉ बनाएं तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पे आयरन के साथ तो ठीक है 1 मोल है, बट यहाँ पर आपके पास 2 आना चाहिए, बट यहाँ पे 1 है. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो यहाँ पर 2 टाइम्स पार्टिसिपेशन नहीं है ClO2 की. ठीक, 1 टाइम पार्टिसिपेशन ही है. दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट एज 1. तो आप किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए पावर नहीं लगा सकते. You have to perform the equation, you have to perform the reaction by your own self, and then you will judge whether it is performing as 1 or 2. ठीक है, then you will put the power as raised to the concentration. ठीक है, and then you will determine the overall order of reaction. अच्छा, अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू आयरन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, ClO2 के भी विद रिस्पेक्ट टू ClO2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 2 है. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई हुई है कि आपके पास समटाइम्स रेट लॉ बहुत सिंपल होते हैं, समटाइम्स कॉम्प्लेक्स रेट लॉज होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिखी हुई, तो इन दोनों की जो रेट लॉ है वो बहुत सिंपल है. ठीक, अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉज लिखे हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ClO माइनस के साथ 3 है, बट यहाँ पर हमने 2 लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉज है. रेट लॉ वैसे होता ही हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है. ठीक है,
तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गई है कि सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर यहाँ पावर नहीं लगाते, आप पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और उसके हिसाब से जज करते हैं कि क्या यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो बात बताने का मकसद यहाँ पर सिर्फ ये था कि ये सिंपल रेट लॉस को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स रेट लॉ को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्योंकि जब हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ कंबाइन होता है तो वो सिंपल सिंगल स्टेप में नहीं होता, नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब इन नंबर ऑफ स्टेप्स की पार्टिसिपेशन की वजह से रेट लॉ लिखते वक्त कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है और उस पूरे रेट लॉ को फिर आप इस तरह से डिस्क्राइब करते हो, जो कि मैंने पूरा यहाँ पे किया हुआ है। अच्छा, ये रेट लॉ डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते, आपको पूरा ये जो इक्वेशन है उसके थ्रू पूरी डेरिवेशन परफॉर्म करनी पड़ती है। पूरी डेरिवेशन करने के बाद एट द एंड ये आंसर आया है आपके पास। तो इसको मैं अभी डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बता सकती कि आपने हाइड्रोजन को यहाँ पे इस तरह से क्यों लिखा, कि डैश क्यों लगाया, ये क्या चीज़ है ये सारी, ये आप फाइनल ईयर में स्टडी करोगे कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन का जब रिएक्शन होता है वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, तो इसका आप रेट लॉ किस तरह से लिखते हो, उसकी पूरी डेरिवेशन क्या है, किस तरह से आप डिटरमाइन करते हैं, तो आप ये फाइनल ईयर में सीखेंगे इस इक्वेशन को बनाना। ठीक है, अभी मैंने डायरेक्टली ये सिर्फ आपको दिखा दी है। रेट लॉस की एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है, और एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव एन इक्वेशन इन विच अमोनियम आयन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ नाइट्राइट एंड इज गोइंग टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। अगर हम इसको देखें तो हमें मालूम होगा कि जब अमोनिया को हम डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो जा रहा है। अगर आपके पास ऐसा केस हो कि किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने से आपके पास रेट भी डबल हो जाए, तो इसका मतलब होगा वो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी रिएक्टिंग स्पीशी की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो रहा है, या किसी रिएक्टिंग स्पीशी की कंसंट्रेशन को 4 टाइम करने से रेट भी 4 टाइम हो रहा है, मतलब सेम इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू अमोनियम आयन, विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्राइट आयन आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। तो रेट लॉ आपने लिख लिया, रेट इज इक्वल्स टू के, और उसके ऊपर आपके पास पावर 1 है, तो जो 1 आप सपोज करते हैं, जो लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा किसी रिएक्टिंग स्पीशी की कंसंट्रेशन को जितने टाइम्स आप चेंज कर रहे हैं रेट के ऊपर भी उसी हिसाब से इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसका मतलब है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर यहाँ पे 2 है, और विद रिस्पेक्ट टू अमोनियम आयन एंड नाइट्राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास एक पूरा डेटा दिया हुआ है जिसको ऑब्वियसली आपको याद नहीं करना, ये सिंपल समझाने के लिए मैंने ये डेटा दिया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं हमने अमोनियम आयन और नाइट्राइट आयन के दरमियान। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ये थी, सेकंड में कंसंट्रेशन ये थी, थर्ड में कंसंट्रेशन ये थी, और सो ऑन। ठीक है, उसके हिसाब से जो आपके पास रेट्स आए वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। ठीक, अब आप इस काबिल हो कि इस इस डेटा को देखते हुए आप देख सकते हो कि किसकी कंसंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किसकी कंसंट्रेशन को आप कितने टाइम्स कर रहे हो तो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने पीछे में बात की थी कि अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो रहा था, तो वही चीज़ मैं भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाने जा रही हूँ कि कैसे हो रहा था। ठीक, आप देख सकते हो 0.01 से 0.02 कर दिया अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन को, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन को डबल कर दिया। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि जब आप एक चीज़ की कंसंट्रेशन को चेंज को देख रहे हो तो जो दूसरी स्पीशी है उसमें कंसंट्रेशन का चेंज नहीं आना चाहिए। तो आप ऐसे 2 सेट्स लो कंपेयर करने के लिए जिसमें एक चीज़ चेंज हो रही हो बट दूसरी चीज़ में चेंज नहीं आ रहा हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी कंपैरिजन के लिए सेट 1 और 2 लिया है, और अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन के चेंज को का क्या इफेक्ट पड़ रहा है रेट के ऊपर वो मैं देखना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेट में कंसंट्रेशन अमोनियम आयन की डबल हो रही है बट नाइट्राइट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो आपको ऐसे ही 2 सेट सेलेक्ट करने होंगे कि जिसमें एक चीज़ चेंज हो रही हो बट दूसरी चीज़ कांस्टेंट हो, तभी आप पहले वाले के इफेक्ट को स्टडी कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन डबल करने से रेट भी डबल हो गया, 5.4 से 10.8 हो गया, एग्जैक्ट डबल हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू अमोनियम आयन इज़ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है,
आपको पता लग गया कि विद रिस्पेक्ट टू अमोनियम आयन फर्स्ट ऑर्डर है। तो अब आ जाते हैं नाइट्राइट के ऊपर। नाइट्राइट में फर्स्ट और सेकंड साइड को अगर आप देखें तो सेम कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली फिर इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर हम नीचे आ जाते हैं। ये भी सारी सेम कंसंट्रेशंस चल रहे हैं, इसको देखते हैं। इसमें आपने 0.02 लिया, 0.02 से 0.04 पे जब आप गए, यानी कि आपने कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइट को डबल किया, तो इसमें भी रेट डबल हो गया। देख सकते हैं आप 10.8 से एग्जैक्टली 21.6 हो गया, मतलब एग्जैक्टली डबल हो गया। तो इसका मतलब है कि व्हेन यू आर गोइंग टू डबल द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्राइट, rate of reaction is also going to double. That means with respect to nitrite the order of reaction is first order. ठीक है। अच्छा, इस सेट में भी अगर आप देखें तो 5 और 6 सेट को मैं स्टडी कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू नाइट्राइट, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त अमोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। ये हम इस वजह से करते हैं कि अगर आपने दोनों ऐसे सेट ले लिए जिसमें दोनों की कंसंट्रेशन एट अ टाइम चेंज हो रही है, तो आप जज नहीं कर पाओगे कि रेट ऑफ रिएक्शन में जो चेंज आ रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रिएक्टेंट आ रहा है या विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड रिएक्टेंट आ रहा है। तो हमेशा जब भी आप किसी चीज़ के चेंज को स्टडी करते हो तो एक चीज़ को कांस्टेंट रखते हो, दूसरी चीज़ को वैरी कर रहे हो, तो ताकि उसके चेंज को आप, उसकी इफेक्ट को आप स्टडी ईजिली कर सकें। ठीक है। तो ये आपके पास मैंने पूरा डेटा दिया हुआ है जिसमें जो है चेंज आ रहा है, आप इसको ईजिली देख सकते हैं, देख लीजिएगा आप इसको। अच्छा, इसको जज करने के बाद हमने रेट लॉ बनाना है। तो रेट लॉ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अमोनियम आयन की, यानी कि जितना रेट आप जो है डबल हुआ तो अमोनियम की कंसंट्रेशन भी डबल हुई थी उस वक्त। ये कह सकते हो कि अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन आपने जब डबल की तो रेट भी डबल हुआ है, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसी तरह नाइट्राइट भी है। When we will combine these two equations, we will get this equation, and when you will omit the directly proportion sign, you will get constant here. ठीक है। So this is the rate law for that specific reaction. ठीक है, this is the experimentally determined rate law. ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन के थ्रू आप कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उस डेटा को कैसे इंटरप्रीट करते हैं और इंटरप्रीट करने के बाद कैसे रेट लॉ बनाते हैं, मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। होप सो आप लोगों को इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अच्छा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या होती हैं, हर ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिफरेंट होती है। 0 ऑर्डर के लिए डिफरेंट होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंट होगी, थर्ड, सेकेंड, इन सब ऑर्डर्स के लिए डिफरेंट होगी। ठीक है। तो वो क्या है, वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। देख सकते हैं आप कि एक इक्वेशन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है जिसमें ये 0 ऑर्डर है। 0 ऑर्डर का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, और यू कैन से द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जितना भी चेंज कर लें, रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसको आप कहते हो ऑर्डर, 0th ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि आपने स्टडी किया होगा कि क्लोरीन की जो डिकम्पोजिशन होती है, क्लोरीन आयन फॉर्मेशन होती है, तो उसमें वो जो रिएक्शन वो बेसिकली क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है लाइट के ऊपर। अगर वहाँ पे लाइट अवेलेबल होगी देन द रिएक्शन विल प्रोसीड, अगर लाइट अवेलेबल नहीं होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आप जितनी भी ले लें वो रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म भी लिखी हुई है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी लिखी हुई है। इसमें ए जो है वो है कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। ठीक, ए नॉट जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ए जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एट स्पेसिफिक टाइम। मतलब अगर यहाँ पे 2 मिनट्स लिया हुआ है तो 2 मिनट्स के ऊपर कितना जो है रिमेनिंग कंसंट्रेशन बच गई है रिएक्टेंट की, ये वो चीज़ है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इंटीग्रेटेड फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, सेकेंड ऑर्डर के लिए है, और आपके पास सेकेंड ऑर्डर विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है। 2 चीज़ें हो सकती हैं आपके पास, या तो आप सेकेंड ऑर्डर का रेट इक्वेशन परफॉर्म करो सेम इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, यानी कि दोनों आपने रिएक्टेंट्स को फॉर एग्जांपल 0.1 ले लिया, 0.2 ले लिया, वो 1 मोलर ले लिया, वॉट एवर यू वांट टू टेक, बट सेम इनिशियल कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ठीक। बट अगर आपने डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ काम किया, लाइक एक को आपने 0.1 ले लिया, दूसरे को आपने 0.2 ले लिया, कि एक को आपने 1 ले लिया, दूसरे को 2 ले लिया, डिफरेंट ले ली कंसंट्रेशन, तो उस वक्त आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है। तो दिस इज सेम इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है।
अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ज़ीरोथ ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कंसंट्रेशन चेंज का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप चाहे कंसंट्रेशन को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसको आप कहते हो ज़ीरोथ ऑर्डर, मतलब कंसंट्रेशन की चेंज का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का के ऊपर, तो इसको आप कहोगे ज़ीरोथ ऑर्डर। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि इफ़ यू आर डबलिंग और यू ट्रिपलिंग और क्वाड्रुपल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसी हिसाब से एग्जैक्टली रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल, ट्रिपल या क्वाड्रुपल हो रहा है, तो उसको आप कहोगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होगा कि अगर आप किसी चीज़ की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, मतलब एक टाइम चेंज लेकर आ रहे हो और जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर डबल चेंज आ रहा है, तो उसको आप कहोगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड मतलब टू, तो डबल उसके ऊपर चेंज आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 टाइम्स कर दिया कंसंट्रेशन को, तो रेट 4 टाइम्स हो गया। अगर आपने यहाँ पर 4 टाइम्स किया तो रेट यहाँ पे 8 टाइम्स हो गया, मतलब हर चीज़ का डबल चेंज आ रहा है, तो उसको आप कहोगे कि ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, जिसमें मिथाइल आइसोनाइट्राइल कन्वर्ट हो रहा है एसीटोनाइट्राइल में। तो आप कैसे जज करोगे कि दिस इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वो ये होती है, पीछे भी मेंशन की हुई थी मैंने। इसमें AT जो है, इसका मतलब है कि एट डिफरेंट टाइम इंटरवल जो कंसंट्रेशन होगी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी, वो AT कहलाएगी। A0 का मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी रेफर्ड एज A। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास -K आ रहा है। K बेसिकली स्लोप है, आपको पहले भी बताया था पीछे स्लाइड्स में कि जो स्लोप होता है जब आप प्लॉट करते हो कंसंट्रेशन वर्सेस रेट के या रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के, तो आपके पास जो स्लोप आता है उस केस में वो बराबर होता है आपके पास रेट कांस्टेंट के। और रेट कांस्टेंट आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव स्लोप अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो लाइन है वो ऊपर से नीचे आ रही होगी। अगर हम देख लेते हैं आगे स्लाइड्स में अवेलेबल होगा तो मैं आपको समझाती हूँ ये चीज़। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन ये है, जो कि पीछे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें एक्स एक्सिस पे आप ये चीज़ रखोगे, वाई एक्सिस पे आप रखोगे टाइम, जो बच गया वो के है। क्ले आपके पास हर केस में स्लोप होगा, और 1/a जो चीज़ है आपके पास ये यहाँ पर इंटरसेप्ट में आ रहा होगा। ठीक है। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप देख लीजिएगा, कोई सी भी इक्वेशन हो उसमें y = mx + c वाली इक्वेशन लगती है जब आप उसको ग्राफ में प्लॉट कर रहे होते हो। तो आप देख लीजिएगा रख के कि ये चीज़ एक्स एक्सिस पर आ रही है, वाई एक्सिस पे जो है आपके पास टाइम आ रहा है, और इंटरसेप्ट कहाँ पे आ रहा है आपके पास, और स्लोप क्या चीज़ है, के है। ठीक है। तो आप इसको रख के देख लीजिएगा, अपने पास इक्वेशन बना लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रही हूँ। जिस फॉर एग्जांपल NO2 है, NO2 इज़ गोइंग टू डिसोसिएट इनटू NO एंड हाफ ऑक्सीजन। तो ये आपके पास पूरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखते हुए आप रेट लॉ नहीं बना सकते। इस इक्वेशन को देखते हुए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते कि NO2 की रिस्पेक्ट से 1 है, आप ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू परफॉर्म द रिएक्शन। आपने रिएक्शन पूरा परफॉर्म किया, रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद आपके पास पूरा डेटा आ गया। अब डेटा आने के बाद क्या हुआ कि आपने जो है इसका रेट निकाल लिया। रेट निकालने के बाद आपने ln NO2 निकाल लिया। ठीक। ये सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद अब आप क्या करोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जज करने के लिए। एक तो वो तरीका था जो मैंने आपको पीछे बताया, जिसमें आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज़ को पुट किया था ग्राफ में, और ग्राफ के थ्रू आपने जो है बताया था कि हाँ ये रेट है। ठीक। जिसमें आप जज कर रहे थे कि डबल करने से डबल हो रहा है, ट्रिपल करने से ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स करने से 4 टाइम हो रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर है। इस तरह से आपने जज किया। ठीक है। यहाँ पे भी आप इस तरह से जजमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जज नहीं हो रहा तो एक और तरीका ये है कि जो पीछे मैंने आपको जितने ग्राफ्स बताए हैं,
हर ग्राफ में आप वैल्यूज़ को पुट करें और पुट करने के बाद देखें कि स्ट्रेट लाइन आपके पास कौन से ग्राफ में आ रही है। जिस ऑर्डर के ग्राफ में आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि रिएक्शन उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक, आई एम रिपीटिंग अगेन, और से सुनिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक मेथड मैंने आपको पीछे बताया था जिसमें आपने ये किया कि टाइम इंटरवल के साथ आपने कंसंट्रेशंस ली और कंसंट्रेशन के बाद आपने फिर रेट फाइंड आउट कर लिए। टाइम को कंसंट्रेशन से डिवाइड करने के बाद जब आपके पास इसमें रेट नहीं निकाला हुआ, पीछे की बात कर रही हूँ मैं, रेट जब आपके पास आ गया तो फिर आपने उसको जज कर लिया कि कंसंट्रेशन डबल करने से, ट्रिपल करने से रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उस हिसाब से आपने बता दिया कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है या सेकंड। ठीक है, तो एक तरीका तो वो था। अब दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप जज करो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। और वो मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड के में क्या होता है कि आपने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर के ग्राफ्स देखे, मैंने पीछे बताया कि जब y = mx + c पूरा बन रहा था, ये देखें, ये जो है सेकंड ऑर्डर का है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो ईजिली, इसको आप ड्रॉ करना चाहो तो। ठीक है, कैसे ड्रॉ करोगे कि इसको आप x एक्सिस पे रखोगे इस पूरी टर्म को, टाइम को y एक्सिस पे रखोगे पूरी टर्म को, टाइम को आप x एक्सिस पे रखोगे, माइनस के स्लोप हो जाएगा, और ओ आपके पास a जो है आपके पास इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हर डेटा के लिए वापस आ जाते हैं। इस पूरे डेटा को हम हर इक्वेशन पे रखते हुए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद आप जज करोगे कि किस ग्राफ के लिए आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। जिस ग्राफ में आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन आ जाती है, इसका मतलब है कि द रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर। अगर सेकेंड ऑर्डर में आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो इसका मतलब है कि द रिएक्शन इज़ गोइंग टू फॉलो सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो सेकेंड ऑर्डर में आ रही है। पीछे फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी आपने इस पूरे डेटा को प्लॉट किया था। जैसे जो चीज़ फर्स्ट ऑर्डर में एक्स एक्सिस पे आती है, वाई एक्सिस पे आती है, वो पूरा आपने इसको देखते हुए रखते हुए किया, ग्राफ प्लॉट किया। बट यू आर नॉट गेटिंग स्ट्रेट लाइन हियर। इसका मतलब है द रिएक्शन इज़ नॉट फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर। हालांकि NO2 सिर्फ एक बार आ रहा है, बट दिस इज़ नॉट फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फिर पूरे डेटा को आपने इस इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन को रखते हुए सेकेंड ऑर्डर के मुताबिक ग्राफ प्लॉट किया, and you have got a straight line. Fortunately that means the equation is following second order kinetics. ठीक है, तो हालांकि अगर आप इक्वेशन देखें तो इक्वेशन में आपके पास NO2 1 मोल है। तो इसको देखते हुए आप कभी भी जज नहीं कर सकते कि इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है। पीछे एक आपको पूरा डिस्क्राइब किया मेथड जिसके थ्रू आपने जज किया, जिसमें जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट के ऊपर डबल इफेक्ट पड़ रहा था, ट्रिपल पड़ रहा था, क्वाड्रुपल इफेक्ट पड़ रहा था, उससे आपने जज किया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और सेकंड मेथड मैंने अभी आपको ये बता दिया जो कि ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड में जिस मेथड का आपने ग्राफ ड्रॉ किया और जिसमें आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई, जिसका मतलब है कि वही ऑर्डर वो रिएक्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक और मेथड होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो कि आपके पास है हाफ लाइफ मेथड। तो ये तीसरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज़ हाफ लाइफ। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ रिकॉल हो, आप कहीं कोई चीज़ स्किप ना कर जाएं। एक मेथड मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन का रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डबल ट्रिपल करने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उससे आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जज किया था। सेकेंड मेथड मैंने अभी पीछे आपको बताया ग्राफिकल मेथड था कि जिस इक्वेशन को आपने पूरा करने के बाद उस ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, जिस ग्राफ में आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि वो इक्वेशन उसी ग्राफ को, उसी ऑर्डर को फॉलो कर रही है। ठीक है, थर्ड मेथड आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का होता है हाफ लाइफ मेथड। ये हाफ लाइफ मेथड आप अपने ये जो हमारी लैब आ रही है इसमें भी आप परफॉर्म करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स परफॉर्म कर भी चुके हैं, अब कुछ स्टूडेंट्स आएंगे तो वो भी परफॉर्म करेंगे, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाफ लाइफ मेथड में आपको मैं बता चुकी हूँ कि हाफ लाइफ के नेम से इंडिकेट हो रहा है कि किसी भी रिएक्शन को हाफ अगर हम कंप्लीट करें तो उसमें कितना टाइम ट्रेवल कंज्यूम होता है, उसको कहते हैं हम हाफ लाइफ डेट स्पेसिफिक रिएक्शन। हाफ
हाफ लाइफ ऑफ दैट स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए अगर हम देखें तो हर इक्वेशन के लिए, हर ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक इक्वेशन होती है। ज़ीरोथ ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन होती है, फर्स्ट के लिए ये होती है, सेकंड के लिए होती है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर हम देखें और हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ फॉर ज़ीरोथ ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है रिएक्टेंट की, जैसे कि आपको इक्वेशन से नज़र आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हाफ लाइफ के इक्वेशन के थ्रू हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए ए नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक, सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू आप किस तरह जज कर सकते हैं कि हाफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो वो सिखा रही हूँ यहाँ पर कि ज़ीरोथ ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है और रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन आपको इस इक्वेशन में नज़र ही नहीं आ रही है। सेकेंड ऑर्डर में हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, और वो किस तरह डिपेंड करती है, वो रेशो में डिपेंड करती है। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में फर्स्ट हाफ लाइफ जो किसी इक्वेशन की होगी, किसी रिएक्शन की होगी, वो ये है। सेकेंड हाफ लाइफ उसकी भी हाफ हो जाएगी, और थर्ड अगर हाफ लाइफ देखें तो इसका भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन में, एक रिएक्शन में नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स हो सकती हैं। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स का मतलब ये क्या है कि पहले ओवरऑल रिएक्शन का हाफ देख लें, वो फर्स्ट हाफ लाइफ कहलाएगी। फिर जो रिमेनिंग रिएक्शन हो उसका हाफ कर लें, वो सेकेंड हाफ लाइफ होगी। फिर जो रिमेनिंग रिएक्शन हो जो बच जाए उसका भी हाफ कर लें, वो थर्ड हाफ लाइफ हो जाएगी। ठीक है, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए किस तरह निकालते हैं, उसकी इक्वेशन किस तरह बनती है, वो यहाँ मैंने बताई दी है। जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वो ये होती है आपके पास ln A = ln A0 - KT। ln A here is the concentration, remaining concentration of the reactant at a specific time. A0 is the initial concentration। तो हाफ लाइफ का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन हाफ होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जब हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन लिखूँगी तो ए नहीं लिखूँगी, मैं कर दूँगी 0.5 A0। 0.5 मैंने क्यों लिखा कि जब आप 1/2 A0 लिखोगे तो 1/2 डिवाइड करने के बाद 0.5 ही आएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 0.5 A0 लिख दिया। ठीक है, और सिर्फ इक्वेशन को यहाँ पर अरेंज किया है। ln कांस्टेंट है, यहाँ पे भी ln है, यहाँ पे भी ln है। जब ln A0 यहाँ पे पॉजिटिव का यहाँ पर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा और ln जो है वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो A है वो हाफ लाइफ के केस में 0.5 A0 हो जाएगा। 0.5 कहाँ से आया, 1/2 बेसिकली जो है हाफ के लिए आप 1/2 का टर्म जो है वो यूज़ करते हो, और वो टर्म जो है डिवाइड होने के बाद 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन वैसे ही रहा, वही रहा। 0.5 A0 आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। सिंपल आपके पास बचा ln 0.5। ln 0.5 जब आप लेते हो तो वो जो है बेसिकली बन जाता है 2, और 2 का जब लॉग आप लेते हैं तो ये बन जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो ये हाफ है वो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होने के बाद ln 2 आ जाएगा, और log ऑफ 2 लोगे, log ऑफ नेचुरल 2 लोगे तो ये बन जाएगा 0.693। ठीक है, तो आपके पास इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन को आप जब सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 0.693 डिवाइड बाई K and T हाफ। ठीक है, एक सिंपल सा यहाँ पे न्यूमेरिकल है, वो देख लेते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि इफ़ यू आर गिवन हाफ लाइफ ऑफ N2O5 दैट इज़ 5.7 एक्सपोनेंट -4 सेकेंड्स, सो डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हाफ लाइफ का कि इतना टाइम है हाफ लाइफ का, और रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये मैं पूरा पीछे हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि N2O5 जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, 0.693 डिवाइड बाई K, या यू कैन से ln 2 डिवाइड बाई K। तो सिंपल 0.693 डिवाइड बाई K लिखे तो ज़्यादा अच्छा, आपके लिए ईजिली हो जाएगी कैलकुलेशन। कि आपके पास कितना दिया हुआ है, 5.7 एक्सपोनेंट -4 सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है।
टाइम आपको फाइंड आउट करना है. यू हैव सिंपली डिवाइड दीज 2 वैल्यूज़ एंड यू हैव गॉट हाफ लाइफ. ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी थी. रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ था, आपने वैल्यूज़ पुट की, सिंपल आपके पास टाइम आ गया हाफ लाइफ का, और इट विल बी इन सेकेंड इनवर्स. क्यों? क्योंकि आपके पास जो रेट कांस्टेंट की यहाँ पे वैल्यू यूनिट है सेकेंड इनवर्स में है, तो आप जो टाइम है, टाइम की यूनिट को भी आप सेकेंड्स में शो करोगे. अगर यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिनट इनवर्स में होती तो आप जो टाइम है, टाइम को भी आप मिनट्स में शो करते. ठीक है, बट यहाँ पे कन्वर्जन कर दिए. कन्वर्जन अगर आप चाहें तो कर लें, सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया गया है, तो वो कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है. सही है, तो डेट वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी.